Hello friends, welcome back to lecture series on Object Oriented Programming and Data Structure BCA SEM 3 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप आपने इससे पहले के वीडियोस देखे जिसमें हम अक्टूबर-नवंबर 2024 के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिकल पेपर्स सॉल्व कर रहे थे। आज के पेपर में हम लास्ट डे पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, डे 5 का पेपर। अगर आपके कमेंट्स आएंगे और आपके क्वेश्चंस होंगे तो हम अक्टूबर-नवंबर 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे, राइट? इन केस अगर आपके पास ATKT का पेपर स्मार्ट 2025 का है तो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो, मैं उसके भी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगा। नाउ करंटली देयर इज अ प्रोग्राम ऑन डे 5 जिसमें बोला गया है कि राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम to implement following operations on stack using array। अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो यहां पे आपको स्टैक एप्लीकेशन डेवलप करना है, यानी एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके थ्रू स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम हैंडल कर सकें। सिंपली वे बात करें तो स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कौन सा मैकेनिज्म? लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट? अब इसके जो मेजर ऑपरेशंस हैं वो पुश, पॉप एंड पीप है, बट हमें यहां पे बोला गया है पुश, पॉप एंड डिस्प्ले कोड करने के लिए। सबसे सिंपल सी बात है कि प्रोग्राम के बिगिनिंग में टॉप की वैल्यू -1 होगी। दैट मीन्स अगर टॉप -1 है तो स्टैक इज एम्प्टी। और स्टैक फुल कब होगा? तो जो हमने एरे की साइज डिफाइन की होगी उससे वैल्यू मैच कर जाए टॉप की, तो हम 1 बाय 1 इसे कोड करके देखते हैं। और कोड करने के लिए हम सीधे सीधे चले जाते हैं टर्बो सी के पास। जैसा हम सबको पता है, कोड करने के लिए सबसे पहले हम एक न्यू सिंपल फाइल ले लेंगे और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आपका क्वेश्चन लिख लेंगे। नाउ हम सिंपली लिख देते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, राइट? जिससे मुझे ये आइडिया मिल जाएगा कि हमें स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं। इसके बाद आप अपना नाम मेंशन कर सकते हो पेपर में। नाउ दिस ऑल थिंग इज टू बी डन इन कमेंट सेक्शन ताकि इससे प्रोग्राम पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, राइट? इसके बाद एग्जाम सीट नंबर लिखो तो दैट विल बी मच बेटर। अब यहां पे हम सीधे सीधे हेडर फाइल्स के पास चले जाते हैं। दैट इज प्री प्रोसेसर include iostream.h, preprocessor include conio.h। नाउ क्योंकि ये प्रोग्राम मुझे C++ में लिखना है तो हम सिंपली क्लास यूज करके एक स्टैक नाम की क्लास बना लेते हैं। नाउ यहां पे हमने सेमीकोलन लगा दिया तो ये क्लास कंप्लीट हो गई। इसके जस्ट बाद हम सिंपली void main डिक्लेयर कर देते हैं। इन फ्यूचर हम स्टैक में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसकी मदद से फर्दर कोड करेंगे, बट फिलहाल सबसे पहले मुझे स्टैक के अंदर कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो या ऐसा सपोज कर सकते हो कि इस स्टैक के अंदर मुझे s दैट इज स्टैक की साइज डिफाइन कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि सपोज यूजर 50 वैल्यूज पुट कर सकता है, यानी हमने स्टैक की साइज बाय डिफॉल्ट कितनी डिक्लेयर कर दी? 50। तो जब तक मैं 50 रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं करूंगा तब तक स्टैक फुल नहीं होगा। तो हम इसको सिंपल ईजी वे में समझें, शॉर्ट में, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैक की वैल्यू अभी कितनी कर दी, सॉरी स्टैक की साइज कितनी कर दी? 5। दैट मीन्स स्टैक में टोटल 5 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। आफ्टर दिस हमें एक पॉइंटर चाहिए या एक वेरिएबल चाहिए जो स्टैक को मेंटेन कर सके या जिसकी मदद से हम डेटा इंसर्ट कर सके। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टैक इंटीजर टॉप। अब इस टॉप का काम क्या है? ये बेसिकली इंडेक्सिंग के लिए यूज होगा, मतलब हम 0 से लेके 5 तक इस टॉप की मदद से डेटा इंसर्ट डिलीट कर पाएंगे, राइट? आफ्टर दिस
वैसे आप चाहो तो साइज भी डिफाइन कर सकते हो, बट करेंटली हम यहाँ पे स्टॉप ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है तो आप सिंपली एक साइज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। राइट, नाउ व्हाट वी विल डू, सबसे पहले पब्लिक डिक्लेयर कर लेते हैं। राइट, इनसाइड पब्लिक एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं स्टैक, और कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज रखते हैं, दैट इज इंटीजर एस। इस एस में क्या होगा, यूजर इस एस की वैल्यू पास करेगा, दैट इज साइज की वैल्यू पास करेगा। तो यूजर टोटल कितने डेटा इंसर्ट करना चाहता है वो यहां से पहले से प्री डिफाइन हो जाएगा। राइट, तो अगर अब मैं इसे 50 रख दूं तो मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आफ्टर दिस मैं सीधे सीधे प्रोग्राम में जाके यूजर से जो साइज पास होके आएगा वो यहां पे साइज को असाइन करा देता हूं, साइज इज इक्वल टू एस, और बाय डिफॉल्ट टॉप की वैल्यू -1 रख देते हैं, दैट इज टॉप इक्वल टू -1। यानी जब भी मैं स्टैक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं उसके साथ एक पैरामीटराइज वैल्यू पास करूंगा जो एस की वैल्यू होगी, जो बेसिकली उस स्टैक का साइज होगा। हमने प्री डिफाइन रखा है कि एस की साइज 50, दैट इज इंटीजर स्टैक 50 रखा हुआ है, तो मैक्सिमम साइज हम एस में 50 पास कर सकते हैं। राइट, ये हमारा स्टैक का एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके अलावा क्या है, तो आप याद करो कि स्टैक में मुझे क्वेश्चन में पुश, पॉप एंड डिस्प्ले 3 ऑपरेशंस बोले गए थे। तो सबसे पहले हम सिंपल एक वॉइड पुश नाम का ऑपरेशन बनाते हैं। राइट, इनसाइड दिस पुश एक सिंपल यूजर वैल्यू ले लेते हैं इंट वैल करके। राइट, आफ्टर दिस स्टैक फुल होगा तो डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता, तो हम सिंपली लिख देते हैं इफ टॉप इक्वल टू साइज -1, यानी अगर स्टैक की इंडेक्स पोजीशन टॉप साइज -1 हो जाए तो हमारा स्टैक ओवरफ्लो है, ऐसा हम मैसेज पास कर देंगे। सी आउट में डबल कोट्स में /n, और उसमें हम लिखते हैं स्टैक ओवरफ्लो। क्या लिखेंगे, स्टैक ओवरफ्लो। और एट द सेम टाइम पे आप यहां पे ये भी यूजर को मैसेज पास सकते हो, कैनॉट पुश, ताकि यूजर को पता चले कि डेटा इंसर्ट नहीं किया जा सकता। अब अगर हम यहां से आगे बढ़ें, ऐसा केस ना हो, दैट इज टॉप की वैल्यू साइज माइनस नहीं है, साइज -1 नहीं है, तो हम यहां से क्या करेंगे, एल्स पार्ट पे जाएंगे, और एल्स पार्ट में इनसाइड दिस ब्रैकेट्स हम सिंपली ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, सी आउट एंटर वैल्यू टू पुश, सी आउट वैल्यू टू पुश। यूजर यहां जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू स्टैक में स्टोर होना चाहिए, ऐसा हम एजम्पशन ले लेते हैं। राइट, अब वैल्यू इंसर्ट करने के लिए पहले अगर सपोज करो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो टॉप आपका स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो टॉप की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो टॉप 0 पे पॉइंट आउट करे, इसलिए हम यहां पहले लिखते हैं टॉप प्लस प्लस, दैट इज टॉप की वैल्यू कहां आ जाएगी, 0 पे। इसके बाद हम ऐसा बोलें कि एस ऑफ टॉप दैट इज एस ऑफ 0 इज इक्वल टू यूजर ने जो भी वैल्यू अभी इनपुट की है वो इनिशियलाइज हो जानी चाहिए। राइट, इसके साथ साथ हम एक सिंपल सा मैसेज भी रख देते हैं, सी आउट डबल कोट में /n, एंड यू कैन सिंपली राइट डाउन वैल्यू, और उसके बाद सिंपल यूजर को मैसेज देने के लिए पुश्ड सक्सेसफुली। डन। इतना काम करने के बाद आप देख सकते हो कि आपने सिंपल पुश फंक्शन कंप्लीट कर लिया, यानी अब जब स्टैक में डेटा इंसर्ट नहीं होगा तो स्टैक ओवरफ्लो का मैसेज मिलेगा, जिसकी कंडीशन है टॉप इक्वल टू साइज -1, यानी टॉप की वैल्यू साइज -1 हो जाती है तो हम वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। अब टॉप क्या है, तो बेसिकली टॉप इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो अगर हमने साइज में 5 पास किया है तो हम 5 ही एलिमेंट स्टोर कर पाएंगे
दैट इज 0 1 2 3 4। इसीलिए आप देखो मैंने लिखा है साइज -1, यानी यहां पे जैसे ही टॉप की वैल्यू 4 होगी उसके बाद कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं हो पाएगा, राइट। और अगर वो टॉप साइज -1 नहीं है, दैट मीन्स वैल्यू इंसर्ट हो सकता है, तो हम सीधे सीधे वैल्यू यूजर से पूछेंगे, टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करने के बाद वो जिस पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा वहां वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे, और फिर हमने सिंपली एक मैसेज रख दिया है कि यूजर ने कौन सी वैल्यू पुश की है। इसके बाद दूसरा एक मेथड जो मुझे क्वेश्चन में बोला गया था, दैट वाज वॉइड पॉप। पॉप दैट मीन्स वैल्यू डिलीट करना। तो मैं यहां पे कर्ली ब्रैकेट ले लेता हूं, स्कॉप फिक्स कर देते हैं। अब अगर मैं लिखूं इफ टॉप इक्वल टू -1, तो अगर आपको सिंपल वे में इतना भी याद रहता है कि प्रोग्राम के बिगिनिंग में आपने टॉप को -1 इनिशियलाइज कराया है, यानी जब पहली बार ऑब्जेक्ट बन रहा है तो टॉप की वैल्यू क्या है -1। तो ये आपको हेल्प करता है ये समझने के लिए कि अभी तक स्टैक में कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है। तो अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो आप सिंपली एक मैसेज लिख सकते हो स्लैशन में, स्लैशन दैट इज कर्सर न्यू लाइन पे जाए, और यहां पे एक मैसेज पास हो सकता है स्टैक इज एम्प्टी, राइट। और इन सर्टन केसेस आप ऐसा भी लिख सकते हो स्टैक इज अंडरफ्लो, राइट, यानी स्टैक के पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है जिसे डिलीट किया जा सके। एट द सेम टाइम मैं इसमें ऐसा भी मैसेज पास कर सकता हूं नथिंग टू डिलीट। ना ये आपकी मर्जी है, आप किसी भी वे में कुछ भी मैसेज पास कर सकते हो, बट वो यूजर को या आपको समझ में आना चाहिए, राइट। ना एक बार हमने इतना काम किया तो हम सीधे सीधे चले जाएंगे अब एल्स के पास। किसके पास? एल्स के पास। वाई एल्स? भाई आपने बोल तो दिया कि स्टैक एम्प्टी, लेकिन ऐसी भी तो सिचुएशन है जहां पे स्टैक की वैल्यू -1, सॉरी टॉप की वैल्यू -1 नहीं है। तो इन दैट केस हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, और एल्स पार्ट में सबसे पहले तो मुझे ये मैसेज दिखाना पड़ेगा कि स्टैक में से मुझे क्या डिलीट करना है, राइट। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो क्या पॉप आउट कर रहे हो आप। तो आप एल्स में सबसे पहले मैसेज लिख दो सी आउट डबल कोट्स में /n, फिर यहां पे मैं लिखता हूं पॉप्ड एलिमेंट, मतलब मैंने कौन सा एलिमेंट डिलीट किया, राइट। कौन सा एलिमेंट डिलीट किया है वो बताने के लिए आप सीधा एस ऑफ टॉप लिख दो, यानी टॉप जिसको करेंटली पॉइंट कर रहा था वो एलिमेंट यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद ज्यादा मेहनत न करनी है, सिंपल टॉप माइनस लिख दो, यानी करेंटली अगर टॉप 5 पे था तो -1 की वजह से वो 4 पे आ जाएगा, और अगर 4 पे था तो वो 3 पे हो जाएगा। तो देखो मैंने पहले ही कहा था लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। तो अगर आप एरे इमेजिन करो, एक स्क्वायर सेट ऑफ बॉक्स इमेजिन करो, तो जो सबसे लास्ट वैल्यू इंसर्ट हुई है टॉप माइनस में वो पहले रिमूव हो रही है, राइट। अगर मैं फोर्थ एलिमेंट अभी इंसर्ट किया हूं तो मैं माइनस करके वापस से टॉप को 3 पे लेके जा रहा हूं। तो लास्ट एलिमेंट दैट वाज इंसर्टेड वाज एट s of 4, बट राइट नाउ वी आर पॉइंटिंग टू s of 3, तो मेरे पास फोर्थ एलिमेंट का एक्सेस नहीं रहा, दैट मीन्स वो डेटा पॉप आउट हो चुका है या डिलीट हो चुका है। अब सिंपली जो लास्ट पार्ट है जो मुझे कोड करना है दैट इज void display। एग्जाम में मुझे यही 3 फंक्शंस करने को कहा गया था, राइट। अब इसमें भी क्या लॉजिक रखेगा, एक सिंपल सा लॉजिक है इफ टॉप -1 वाली कंडीशन, राइट। अब वहां पे मेरे पास कुछ भी प्रिंट करने के लिए नहीं है, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं इफ टॉप इक्वल टू -1 सी आउट स्टैक इज एम्प्टी। तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो मैं आपको कुछ भी शो नहीं कर सकता। डन। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे,
हम फॉर लूप चला लेंगे सिंपली। अब फॉर लूप चलाने के लिए पहले मुझे एल्स के पास कर्ली ब्रैकेट लेना होगा। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इफ के बाद कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे हो, एल्स के बाद कर रहे हो। फ्रेंड्स, एक सिंपल सी लाइन है प्रोग्रामिंग में, अगर आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट इफ के ट्रू पार्ट में रखना है तो आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना चाहिए। अगर एक ही स्टेटमेंट लिखना है तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, राइट। अब मैंने यहां पे एल्स पार्ट डिक्लेयर किया और एल्स पार्ट में पहले एक मैसेज रख देते हैं, दैट इज सी आउट स्टैक एलिमेंट्स, जिससे यूजर को यह पता चल सके कि स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। नाउ इसके बाद हम सिंपली फॉर लूप लिख सकते हैं, राइट। अब ये फॉर लूप कहां से कहां तक चलेगी, तो मैं यहां पे सिंपली लिखता हूं इंटीजर आई, बराबर। एक एडवांटेज है सी प्लस प्लस में कि आप वेरिएबल कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हो। उसका एक छोटा सा एडवांटेज लेते हैं और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं टॉप पे, यानी अगर टॉप की वैल्यू 4 होगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इसके बाद हमें जाना कहां तक है, तो आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टैक का सबसे आखिरी एलिमेंट एस ऑफ 0 होगा, राइट। और उसके बाद आई को नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट इज माइनस माइनस कर देंगे। इससे होगा क्या, स्टैक एक एक एलिमेंट को प्रिंट करता जाएगा। अब हम फॉर लूप में काम कर रहे हैं तो यहां पे भी अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रैकेट यूज करो। अगर एक ही स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ डेटा प्रिंट कराना है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन स्टैक, सॉरी हमने एस यूज किया है, एस ऑफ आई। तो मुझे एस ऑफ आई में जो मेरा डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। और यहां पे डबल कोट्स में स्लैश एन यूज कर लेते हैं। अब किसी को थोड़ा सा वो बॉक्स टाइप फीलिंग चाहिए, राइट, तो वो यहां पे डबल कोट्स लगाए और इनसाइड दिस इस तरह से ब्रैकेट रख दे, और सिमिलर यहां पे भी एक ब्रैकेट रख ले, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका एस ऑफ आई एप्रोप्रिएटली बॉक्स वाइज प्रिंट होगा। तो अगर आप देखो तो मैंने क्या क्या चीजें क्रिएट कर दी। मैंने पुश के लिए एक मेथड बना दिया, राइट, पॉप के लिए एक मेथड बना दिया, डिस्प्ले के लिए एक मेथड बना दिया। देखो एक मिस्टेक जो मैंने जानबूझ के कॉमनली की है, जो 90% स्टूडेंट ड्यूरिंग एग्जाम करते हैं, मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया है। अगर इस टाइम पावर चला जाए या पावर फ्लक्चुएशन हो जाए या किसी रीजन से पीसी रिस्टार्ट हो जाए तो मेरी पूरी मेहनत जीरो हो जाएगी। इसीलिए हमेशा ये प्रैक्टिस में रखो कि प्रोग्राम करते वक्त उसको मैंडेटरी आप सेव करते चलो। तो मैं stack24.cpp नाम से इस फाइल को सेव कर देता हूं। तो अगर आपने फाइल सेव रखी है तो आपको ये डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, राइट। अब हम void main के अंदर आते हैं। void main के अंदर आते ही सबसे पहला काम, प्रीवियस अगर कोई आउटपुट है तो उसको क्लियर करना। तो मैंने सिंपली ले लिया CLR SCR, और स्क्रीन थोड़ी देर के लिए होल्ड होनी चाहिए तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं गेट ch, क्लियर विद दिस। अब फ्रेंड्स याद करो कि आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। क्या बनाना है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, राइट। तो उसके लिए मुझे स्विच केस यूज करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम ये भी तो याद करो कि यूजर मेन्यू ड्रिवन में कितनी बार चॉइसेस इनपुट करेगा, ये भी आपको फिक्स करना है। तो मैं सिंपली एक काम करता हूं, यहां पे एट द इनिशियल फेज एक वेरिएबल यूज कर लेता हूं इंटीजर चॉइस, यानी यूजर जो चॉइस की वैल्यू इनपुट करेगा वो हम यहां से कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम अपने स्टैक क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं x नाम का, राइट, और उसके अंदर हम साइज पास करते हैं 5। देखो मैंने 50 का साइज एरे का लिया है और मैं यहां से 5 पास कर रहा हूं, मतलब मैं मैक्सिमम 5 वैल्यू इंसर्ट करूंगा, क्योंकि 50 वैल्यू इंसर्ट करने जाएंगे तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, राइट। तो मैंने यहां से s की वैल्यू, दैट इज साइज की वैल्यू जो आपने यहां पे कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर रखी है, चेक करो, वहां से आप जो पास करोगे वो s में रिसीव होगा, दैट इज साइज की वैल्यू 5 रिसीव होगी, साइज बाय डिफॉल्ट 5 हो जाएगा, क्लियर। और फिर पूरा प्रोग्राम इस साइज 5 के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो अब यहां से हम सीधे चले जाते हैं किसके पास, डू लूप के पास। हम सबको पता है कि डू लूप का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब तक कंडीशन ट्रू है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, बट इन केस कंडीशन फॉल्स भी है तो भी मेरे लिए एक बार तो ये एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो मैं यहां पे ch ऐसा बोलता हूं नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि मुझे पुश पॉप
और डिस्प्ले, तीन ही फंक्शन यूज करने हैं। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि 4 प्रेस करेंगे तो हम एग्जिट कर सकते हैं, राइट? क्लियर विद दिस? अब अगर मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूं तो मुझे यूजर से ये मैसेज में वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हम सिंपली लिख देते हैं सी आउट, इनसाइड दिस सी आउट डबल कोट स्लैश इन। अब थोड़े अच्छे अपीयरेंस के लिए 2 बार यूज कर लेते हैं, और यहां पे थोड़े बहुत स्टार और एक सिंपल सा मैसेज रख देते हैं स्टैक मेन्यू, राइट? और इसके बाद फिर से वापस से हम कुछ स्टार्स रख देते हैं और यहां पे स्लैश एन ले लेते हैं ताकि यूजर को कर्सर न्यू लाइन में देखने को मिले, राइट? इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली सी आउट, यूजर से पुश पॉप ऐसे वैल्यूज लेने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे लेते हैं स्लैश एन, क्या लिखेंगे, प्रेस 1 2 पुश। क्लियर हुआ? सी आउट डबल कोट्स में स्लैश एन, प्रेस 2 टू पॉप, सी आउट डबल कोट्स में स्लैश एन, प्रेस 3 टू डिस्प्ले, एंड देन लास्ट चॉइस जो हमने एग्जिट के लिए लॉजिक रखा है, डबल कोट्स में स्लैश एन, प्रेस 4 टू एग्जिट। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो यूजर को ये चारों चॉइसेस देखने को मिलेगी, लेकिन देखने को मिलेगी, एंटर नहीं होगी। तो यूजर से चॉइस लेने के लिए हम सिंपली मैसेज पास करते हैं एंटर योर चॉइस, राइट? क्या इतना लिखने से वैल्यू आ जाएगी यूजर से? नहीं, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सी इन कॉल कराना पड़ेगा। सी इन ऑब्जेक्ट के थ्रू सी एच की वैल्यू यूजर से मांग लेते हैं। नाउ अब यहां से रोल शुरू होता है किसका, स्विच केस का। तो सिंपली राइट डाउन स्विच, ब्रैकेट में पास कर दो सी एच, कर्ली ब्रैकेट्स में। अब यहां से हम लिखते हैं केस 1, केस 2, केस 3, राइट? केस 1, केस 2, केस 3, ये तीनों चॉइसेस हमें यूजर से लेने हैं। और केस 4 में क्या करना है, केस 4 भी तो हमने मेंशन किया है, तो हम यहां लिख देते हैं केस 4 और लास्ट डिफॉल्ट। यानी अगर यूजर अबाव में से कोई इनपुट नहीं करे तो बाय डिफॉल्ट क्या हो सकता है। अब हम सीधे सीधे इनकी वैल्यूज लेने के लिए केस 1 में लिखते हैं एस डॉट पुश, यानी एस के थ्रू पुश फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। पुश के बाद मैंने लिखा ब्रेक। अगर मैं ये ब्रेक नहीं लिखता हूं तो क्या होगा, केस 1 के बाद एस डॉट पुश के बाद इमीडिएटली केस 2 कॉल हो जाएगा, राइट? अभी किसी के माइंड में चल रहा होगा सर आपने कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं किए। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको लगाना है कर्ली ब्रैकेट तो आप लगा सकते हो, राइट? सिमिलरली अगर मैं 1 पे पुश कॉल कर रहा हूं तो 2 पे क्या कॉल करूंगा, इट इज वेरी लॉजिकल, एस डॉट पॉप, और पॉप कॉल होने के बाद किसको कॉल कराना है, ब्रेक को, राइट? सिमिलरली S3 के बाद क्या चॉइस थी, डिस्प्ले। सो यू कैन सिंपली राइट डाउन S डॉट डिस्प्ले ब्रेक, और लास्ट में C4 पे, दैट इज केस 4 पे हमें सिंपल एक मैसेज रख देना है सी आउट। हालांकि आप ये मैसेज नहीं भी रखो तो भी वर्क करेगा, बट जस्ट फॉर अ बेटर अपीयरेंस मैं यहां पे लिख देता हूं एग्जिटिंग, राइट? और यहां पे कुछ डॉट्स पास करते हैं और लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट। अब सपोज करो यूजर इनमें से कोई चॉइस ही इनपुट नहीं करता है, राइट? तो हम यहां पे यूजर से और यूजर को एक मैसेज पास कर देंगे सी आउट डबल कोट में स्लैश इन इनवैलिड चॉइस।
अब देखो ये एक तरह से देखा जाए तो इन्फिनिटी लूप है, जब तक आप 4 प्रेस नहीं करोगे तब तक ये लूप चलती रहेगी, राइट। तो अगर आप देखो तो हमने कितने सिंपली पूरा स्विच केस का प्रोग्राम रन करा लिया। अब इसकी टेस्टिंग हो, लेकिन टेस्टिंग से पहले इसको सेव कर लेते हैं ताकि कहीं पे इन्फिनिटी लूप या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको हैंडल कर सकें। नाउ आउटपुट ले लेते हैं और इसके पैरेलल हम वॉच विंडो भी लेते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे वॉच विंडो के पास चले गए और वॉच विंडो में हम टॉप प्रिंट करा लेते हैं और दूसरी चीज एस ऑफ टॉप प्रिंट करा लेते हैं। तो मुझे दो चीजों की वैल्यू रन टाइम पे देखने को मिल सकेगी। अब हम अपने प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। देयर आर 10 एरर्स और ये एरर्स क्यों हैं? बिकॉज इंक्लूड की स्पेलिंग में मिस्टेक है, INCLUDE। ओके, वी करेक्ट इट। फिर से ट्राई करते हैं। तो देयर आर 4 एरर्स। नाउ व्हाट इज द एरर एक्चुअली? यहाँ पे हम सिंपली इसको शॉर्ट आउट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लगा के देख लेते हैं, राइट। और इंटीजर आई जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, यहाँ पे सिर्फ आई लिखते हैं और वॉइड डिस्प्ले के बिगनिंग में यहाँ पे हम इंटीजर आई डिक्लेयर कर लेते हैं। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल एज इट इज शोइंग एरर। सी, अभी उससे कोई सॉल्यूशन नहीं है। फंक्शन कंटेनिंग फॉर इनलाइन, अच्छा वैसे भी ये वार्निंग है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल मुझे एरर सॉल्व करनी है। तो चेक करते हैं नेक्स्ट एरर क्या है। अनडिफाइंड सिंबल एस, तो हमने एस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है कि नहीं, चेक करते हैं। आई थिंक सो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, सॉरी हमने एक्स नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो हम सिंपली एस डॉट पुश की जगह पे एक्स डॉट पुश कॉल करेंगे। तो एस को रिप्लेस कर देते हैं एक्स से, राइट। नाउ रिकॉल करो। 3 मोर एरर्स। स्टेटमेंट मिसिंग, कहीं पे एक सेमीकोलन मिसिंग है। यस, डिफॉल्ट केस में हमने सेमीकोलन नहीं रखा है। तो सिंपली इंप्रूव दिस ऑल्सो। अगेन क्रॉस चेक करते हैं प्रोग्राम को। सी देयर आर 0 एरर्स। तो क्लियर स्क्रीन, प्रीवियस जो भी स्क्रीन है वो क्लियर हो जाती है। यहां से हम ये वार्निंग वाला पार्ट रिमूव कर देते हैं। नाउ लेट्स गो लाइन बाय लाइन। स्टैक ऑफ एस, ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, राइट। एस की वैल्यू 5 पास होकर रिसीव हुई है। तो अगर आप साइज की वैल्यू चेक करना चाहोगे तो यू विल गेट 5। तो करेंटली देखो हमारा टॉप -1 हो चुका है, राइट। विंडोज थोड़े से प्रॉपरली एडजस्टेड नहीं है तो इसे मैं थोड़ा सा रीशेप कर देता हूं ताकि आपको वेरिएबल्स प्रॉपर देखने को मिले। अब एट द सेम टाइम मुझे साइज की जो वैल्यू आई है वो भी चेक करनी है, तो मैंने यहाँ पे s लिखा। तो आप देख सकते हो कि साइज करेंटली 5 हो चुका है। अब लाइन बाय लाइन चलते हैं। यूजर को हमने जो इंस्ट्रक्शन पास की थी वो प्रेस करके चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंटर योर चॉइस। अब यहाँ पे जब चॉइस की वैल्यू पूछ रहा है तो हम यहाँ पे 1 प्रेस करते हैं, राइट। ओके, प्रेस 1 करने से पहले हम 2 करके चेक करते हैं क्या हम कुछ पॉप कर पा रहे हैं। तो जैसे मैंने 2 प्रेस किया, स्विच केस पे कंट्रोल जाएगा और सीधे सीधे कौन कॉल हो जाएगा, एक्स डॉट पॉप। पॉप कॉल हुआ। अब पॉप में आप चेक करोगे तो टॉप की वैल्यू तो -1 है, तो चेक करेगा टॉप इक्वल टू -1, क्या मैसेज आएगा, स्टैक इज एम्प्टी। तो सिंपली आपको स्टैक इज एम्प्टी का मैसेज देखने को मिल जाएगा। नाउ इफ वी गो फॉरवर्ड तो यहाँ पे व्हाइल लूप फिर से एग्जीक्यूट होगी क्योंकि 4 वाज नॉट द पैरामीटर। तो यहाँ पे हमें वापस स्टैक मेन्यू देखने को मिल जा रहा है। 1 2 3 4 हमने चॉइसेस इनपुट कराई, यूजर से इनपुट लेंगे। अब यूजर इनपुट में इस बार मैं लेता हूं 1। जैसे ही 1 प्रेस करोगे तो चेक करो केस 1 कॉल हो रहा है। केस 1 में आपको मैसेज आया एंटर वैल्यू, सपोज आई एंटर 10। एग्जीक्यूशन कंप्लीट। वापस हम यहां आ गए, 1 2 3 4 डिस्प्ले कराया, चॉइस में गए। नाउ चॉइस में हम वापस 1 प्रेस करते हैं। अब हम लाइन बाय लाइन चेक करना चाहते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। तो हम विल गो फॉर F7 एक्स डॉट पुश, सीधा पुश मेथड कॉल हुआ। टॉप की वैल्यू साइज -1 है क्या, तो साइज की वैल्यू करेंटली 5 है, 5 -1 4, दैट इज टॉप 4 पे है। नहीं, टॉप करेंटली कहां है, आप चेक करो 0 पे। टॉप की वैल्यू क्या शो हो रहा है, 0। तो आप आगे जाओगे, एंटर वैल्यू का मैसेज आया, वैल्यू इनपुट करेंगे, सी इन में जाएंगे। सपोज आई एंटर 20।
तो टॉप प्लस प्लस होगा, मतलब 0 से इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा 1। चेक करो 1 हुआ टॉप। अब s ऑफ 1 की वैल्यू स्टोर हो रही है यहां पे, राइट, और यहां पे 20 पुश सक्सेसफुली का मैसेज मुझे देखने को मिल गया। अब नेक्स्ट वर्किंग में हम प्रोग्राम को वापस एग्जीक्यूट कराते हैं, सारे मैसेजेस पास करते हैं और ch में यूजर में 3 पास करते हैं, दैट इज डिस्प्ले वर्क कर रहा है क्या वो चेक करते हैं। नाउ जैसे ही आप डिस्प्ले कॉल कराओगे x डॉट डिस्प्ले कॉल होगा, देखो आप डिस्प्ले पे आ गए, क्या टॉप की वैल्यू -1 है, तो आंसर इज नो, टॉप की वैल्यू -1 नहीं है, तो स्टैक के एलिमेंट्स लिस्ट हो जाएंगे और स्टैक एलिमेंट्स लिस्ट होने के बाद आपने जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं उनकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखो पहले 20 प्रिंट हुआ, फिर 10 प्रिंट हुआ एंड अगेन यू आर ओवर हियर। अगर मैं इसे वापस एग्जीक्यूट करूं और 4 की वैल्यू प्रोवाइड करूं, दैट इज स्विच केस में चॉइस क्या पास करें 4, तो ये मुझे एग्जिट करा देगा, राइट। चेक करो एग्जिटिंग का सिंपल सा मैसेज और आप प्रोग्राम से बाहर। ये हमने लाइन बाय लाइन कंपाइल करके देखा। अब हम पूरा प्रोग्राम एक एप्रोप्रिएट टेस्टिंग पे जाएंगे, दैट इज कंट्रोल F9 करके सीधे सीधे हम पूरे प्रोग्राम को चेक करेंगे। तो कंट्रोल F9 यूज करते हैं, सी देयर आर 0 एरर्स, प्रोग्राम 100% रन हो रहा है। मैसेज क्या है, प्रेस 1 2 पुश। तो अब इस बार हमें पता है कि अगर हम 2 प्रेस करेंगे तो स्टैक एम्प्टी का मैसेज आ जाएगा। अब हम 1 पुश करेंगे जब तक स्टैक फुल नहीं हो जाता। तो मैंने प्रेस किया 1 10, अगेन 1 प्रेस किया, इस बार 20 इंसर्ट करते हैं, अगेन 1 प्रेस किया 30 इंसर्ट करते हैं, अगेन 1 प्रेस किया 40 इंसर्ट करते हैं। तो आप देखो आपने 10 20 30 40 पास किया, यानी 0 1 2 3 के लिए डेटा पास किया। मैं एक बार वापस से 1 प्रेस करता हूं और इस बार 50 वैल्यू पुश करता हूं। अब जब मैं 1 प्रेस करूंगा तो देखो मैसेज क्या आ रहा है, स्टैक ओवरफ्लो कैन नॉट पुश, दैट इज अब मैं डेटा इंसर्ट नहीं कर सकता। अगर मैं अभी डिस्प्ले कॉल कर रहा हूं तो आप चेक कर सकते हो, देखो 50 40 30 21, s ऑफ 4 पे 50, 3 पे 40, 2 पे 30, 1 पे 20 और 0 पे 10 अवेलेबल है। तो मेरे स्टैक में जितने एलिमेंट्स थे वो सारे शो हो रहे हैं, राइट। अगर अब मैं पॉप कॉल करूं तो एट अ टाइम एक एलिमेंट रिमूव होगा और एलिमेंट रिमूव होना चाहिए 50 से, क्योंकि लास्ट पर्सन जो इंसर्ट हुआ है वो 50 है। तो 2 प्रेस करके चेक करते हैं कौन सा एलिमेंट रिमूव्ड हुआ, पॉप्ड एलिमेंट 50, यानी आपके स्टैक में से 50 रिमूव हो चुका है। चेक करने के लिए 3 प्रेस करते हैं, कैन यू चेक आउट स्टैक एलिमेंट्स में अब मेरे पास 50 अवेलेबल नहीं है। अगेन 2 प्रेस करें तो इस बार कौन सा रिमूव होगा 40, बिकॉज अभी 50 के बाद जो सबसे आखिरी पर्सन आया था दैट वाज 40। So if you can check 40 is removed. If I press 2, you can see 30 is removed. If I press 2, 20. If I press 2, 10. अब अगर मैं 2 प्रेस करूं तो मुझे मैसेज मिल जाएगा स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज अंडरफ्लो, नथिंग टू डिलीट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने स्टैक के पुश, पॉप और डिस्प्ले तीनों प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चन में दिए थे सॉल्व कर लिए। अब अगर मैं यहां पे 4 प्रेस करता हूं तो मैं प्रोग्राम से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन देखो मुझे यहां पे एग्जिटिंग का मैसेज दिया and now as soon as I press enter I'll be out. होप आपको ये कोडिंग स्ट्रक्चर पूरा समझ आया, होप आपको पता चला कि स्टैक कैसे यूज करते हैं। फ्रेंड हम C++ की एग्जाम दे रहे हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस प्रोग्राम को बनाने में यूज किए हैं, मीन्स विच कॉन्सेप्ट्स ऑफ C++ is being implemented to build the data structure of stack। तो आप इजी आंसर कर सकते हो कि हमने क्लास यूज किया है, ऑब्जेक्ट यूज किया है, कंस्ट्रक्टर्स यूज किया है और डेटा एनकैप्सुलेशन यूज किया है। यू कैन नेवर गो कि हमने स्विच केस यूज किया, बिकॉज स्विच केस बेसिकली सी का पार्ट है, राइट। क्लियर विद दिस फ्रेंड्स इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इफ यू फाइंड एनी चैलेंजेस आप वो भी पूछ सकते हो। Learning is important, so keep learning, keep growing. Thank you so much, friends. Thanks a lot.